अवेलेबल हैं, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉयड किया गया है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे यूज किया गया है, और यूज किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस। ये सारी बातें हमको मालूम पड़ जाती हैं किससे, अकाउंटिंग से। इट शो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बच्चे अकाउंटिंग पीरियड मैंने ब्रिज कोर्स में बताया था, अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ का। अब बोलोगे सर 12 मंथ का मतलब तो 1 साल होता है, 12 मंथ का मतलब क्या होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है, 1 साल का, जिसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यस, अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी में स्टार्ट होगा 1 जनवरी को और एंड कब होगा, दिसंबर में। 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, एंड होगा 31 दिसंबर को। और फाइनेंशियल ईयर है तो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और एंड होगा 31 मार्च। इस तरह से अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। तो इन 12 मंथ्स में आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इन 12 मंथ्स में आपने उन रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉयड किया, इन 12 मंथ्स में क्या रिजल्ट आया इन रिसोर्सेज को यूज करने से, प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर्ड किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इन 12 महीनों में आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया, लॉस किया, क्या किया, लॉस हुआ, इनकर्ड मींस हुआ, लॉस हुआ। यस, बुक वैल्यू and nature of assets, liabilities and owners equity, that is capital। बच्चे, बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट्स। बुक वैल्यू का मतलब होता है अकाउंट बुक्स में असेट जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है, जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड हुई है, वो वैल्यू हमको जो शो हो रही होती है कहां पे, बैलेंस शीट में। कहां पे शो हो रही होती है, बैलेंस शीट में। और उसका नेचर भी शो हो रहा होता है कि वो फिक्स्ड असेट्स है कि करंट असेट्स है, उसका नेचर भी शो हो रहा होता है। यस, हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज हैं क्या, एसेट, संपत्तियां। तो संपत्तियां जो हैं उनकी बुक वैल्यू क्या है, यानी हमने खरीदी होगी, उस कीमत पे हमने रिकॉर्ड किया होगा उसको। यस, हमने यूज किया, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा। जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है बुक्स में, अकाउंट बुक्स में, उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। लिख देता हूं मैं, बुक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूरा चैप्टर है, कौन सा, डेप्रिसिएशन। वहां पे बताएंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी इतना बता देते हैं, जब अपन किसी असेट्स को यूज करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको क्लास में क्या करा रहा हूं, स्टडी करा रहा हूं, इसकी मैं आपसे फीस लूंगा, तो इस फीस जो मैं लूंगा तो उसमें शामिल होना चाहिए जो असेट्स लगी हुई है उनका डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि ये असेट धीमे धीमे क्या हो रही है, इनकी वैल्यू घट रही है। क्या हो रही है, एकदम नहीं घट रही है, धीमे धीमे घट रही है। कैसे घट रही है, ये घटना भी समझते हो ना, क्या डिक्रीज हो रही है, धीमे धीमे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यस, जब धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 साल में कितना डिक्रीज हुआ, 1 साल में कितना डिक्रीज हुआ, तो उसे हम अपनी सर्विस में शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे, सर्विस कॉस्ट में, किसमें। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप अपनी दुकान के लिए दिल्ली से गुड्स खरीद कर लाए, तो आपने जब गुड्स खरीदा तो सप्लायर को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए पेमेंट किया, किसके लिए, गुड्स के लिए। 10,000 का मतलब 10,000 पेड किए, किसको, सप्लायर को। यस, दिल्ली से भिंड तक लाने में आपने 1,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपीज खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे, खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे। यस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे चढ़ाने और वहां से उतारने पर हमारा 500 रुपीज खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 500। ठीक, हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी से
अपनी दुकान तक उस गुड्स को मंगाने पर 500 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 500, यानी कि 500। तो बताओ गुड्स की कॉस्ट क्या पड़ी हमें? जोर से बोलो। 12,000 रुपए, यानी कि 12,000। यस। अगर हम 10,000 रिकॉर्ड कर लें और ये बाकी सारी चीज छोड़ दें तो क्या होगा बच्चे में? नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमें कोई कॉस्ट छिपानी नहीं है, हमें उसको रिकॉर्ड करना है, तभी तो हम एक्चुअल प्राइस बताएंगे, उसकी एक्चुअल कीमत कब बता पाएंगे? तो ऐसे ही जब इंडस्ट्रीज वगैरह में असेट्स यूज होती है, मशीनरी यूज होती है, दुकानों पर जब मशीनरी यूज होती है, असेट्स यूज होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे आपकी दुकान है, आपने फर्नीचर लगवाया दुकान पर, क्या लगवाया? फर्नीचर। और उस फर्नीचर पर आपने 10,000 रुपए खर्च किए फर्नीचर को बनवाने में और लगवाने में। आपको मालूम है 10 साल बाद हमें फर्नीचर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो भाई 1 साल फर्नीचर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज। यस। तो हर साल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का कितना खर्चा मानोगे? 1,000। धीमे धीमे 10 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू 0। क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप, यानी डेप्रिसिएशन। तो हमको बुक वैल्यू पता चल जाती है असेट्स की, और नेचर पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? नेचर। नेचर का मतलब होता है असेट्स 2 टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ, 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। तो वो असेट जिसका हम यूज करते हैं और हमें सर्विस मिलती है 1 साल से ज्यादा समय तक, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग, यानी कि नॉन करेंट असेट्स। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म असेट्स, यानी कि नॉन करेंट असेट्स। क्या बोलेंगे उसको? नॉन करेंट असेट्स। और वो असेट्स जिससे हमें बेनिफिट 1 ही साल के अंदर मिल जाता है, यानी 12 महीने के अंदर मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं करेंट असेट्स। तो ये नेचर हो गया नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स भी 2 टाइप की होती हैं, फिक्स असेट्स और फिक्स असेट्स 2 टाइप की होती हैं। और भी आएगा, अभी बताएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, लेकिन अभी थोड़ा बताना पड़ेगा ना, तभी तो थ्योरी तुम रिलेट कर पाओगे। मैंने बोला असेट्स कितने टाइप की होती है? नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट असेट्स 2 टाइप की होती हैं, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स 2 टाइप की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। यस। और आगे हम क्लियर करेंगे अगले चैप्टर, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो असेट्स का नेचर समझ में आया आपको? नेचर का मतलब कि वो नॉन करेंट असेट्स है या करेंट असेट्स है। फिक्स असेट्स है तो वो टेंजिबल असेट्स है कि वो इनटेंजिबल असेट्स है, कि वो टेंजिबल असेट्स है कि वो इनटेंजिबल असेट्स है। एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। देखो असेट्स का मतलब एक और होता है, असेट्स का मतलब होता है जो बिजनेस है उसका जो भी राइट है, अधिकार है, जिस भी थिंग्स पर, आइटम्स पर, वो उसकी क्या है? असेट्स। वो क्या है? उसकी असेट्स। यानी जो बिजनेस के क्लेम होते हैं दूसरों पर, बिजनेस के दावे होते हैं। दावा मीन समझते हो? जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, तुमने उठा के रख लिया अपने पास, मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा मोबाइल है। क्या बोलूंगा? ये मेरा मोबाइल है, मुझे वापस कर दो। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये मेरी असेट्स है, क्योंकि इसके जो पेपर है वो मेरे नाम से हैं। किसके नाम से? मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये मेरी असेट्स है। इसकी असेट्स है, मेरी असेट। ये लैपटॉप है, आपने बैग में रख लिया, ओके, तो ये आपकी असेट्स नहीं है। मैं आपके ऊपर दावा कर दूंगा कि भाई आपके बैग में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। क्यों कर सकता हूं दावा? क्योंकि ये मेरी असेट्स है, क्योंकि इसके पेपर मेरे नाम से हैं। किसके नाम से? मेरे नाम से। यानी ऑनरशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यस। तो असेट्स क्या है? बिजनेस के दावे किस पर? किसी दूसरे पर। और किसी दूसरे के दावे बिजनेस पर हो, यानी किसी दूसरा, कोई दूसरा दावा करे, दावा मीन्स क्लेम करे किस पर? बिजनेस पर।
तो उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो क्या बोलते हैं, किसी की कोई बोतल छूट गई यहाँ पे, ठीक है, छोटे मोटे एग्जांपल दे रहे हैं, किसी की कोई पानी की बोतल छूट गई, ठीक है, हम हमारे यहाँ काम करने आई आंटी, उन्होंने उसको बाहर रख दिया। अब आप बोलोगे सर मेरी बोतल छूट गई थी, मैंने बोला देख लो बेटा यहीं कहीं होगी, तो आप क्लेम करोगे मेरे ऊपर कि सर मेरी बोतल दे दो, मेरी यहीं छूट गई थी। ये छोटी सी बात है, बोतल बोतल कोई नहीं मांगता, बोतल तो इतनी सारी रखी हुई है यहाँ पे छूटी हुई कि तुम्हारा पूरा साल कट जाएगा, 12 मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरी सालें कट जाएंगी तुम्हारी जब तक पढ़ोगे, इतनी बोतल छूटी रखी हुई है बच्चों की। बच्चों का काम ही यही होता है, बोतल पसंद नहीं है उन्हें तो क्या करना है, कोचिंग पे छोड़े आना है। लंच बॉक्स पसंद नहीं है तो कहाँ छोड़े आना है, स्कूल में छोड़े आना है, ठीक है ना। होता है कि नहीं, नहीं होता, होता है, हमें पता है, हमने भी किया है। जो चीज पसंद नहीं है, नई चीज कब आएगी, या तो पुरानी टूट जाएगी या पुरानी हो जाएगी, है ना। जैसे नया बैग चाहिए तो पुराने वाले बैग को क्या करना पड़ेगा, जब तक फटेगा नहीं तब तक पिताजी दिलवाएंगे नहीं। तो कुछ नहीं, स्कूल में बैठे बैठे क्या करते रहे, उस पर 3-5 करते रहे, है ना। एक आध किताब और टपका दी, घर पे आके पैर पटके, जो किताब और गिर गई, इतने दिन से बोल रहे नया बैग चाहिए, क्या चाहिए, नया बैग चाहिए। तो शाम को क्या आ जाएगा, नया बैग। नए जूते कैसे आते हैं, हाँ, पुराने जूते मारोगे किसमें, जो मिलेगा रास्ते में उसी में ठोकरे दोगे, इससे क्या होगा 10-5 दिन में फट जाएंगे, वो फट जाएंगे तो बोलोगे घर पे जाके कि देखो जूते फट गए, हम फटे फटाए पहन के जा रहे हैं। मम्मी बोल देंगी डैडी से, अरे देखो बच्चा कितने दिन से परेशान है, फटे हुए जूते पहन रहा है। मम्मी बहुत वकील बन जाती है, किसकी, बच्चों की। चलो, एंड ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब बिजनेस का जो भी ऑनर होता है, उसका जो भी उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या है, ऑनर्स इक्विटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये भी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। किस प्रिंसिपल के बेसिस पर, बताओ बिटिया, कौन सा प्रिंसिपल, मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने बोला कि कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है। आपको पिलर बताए थे, पिलर अकाउंटिंग के प्लस बताए थे, तो एक पिलर बताया था हमने, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में अपनी कोई असेट्स, पर्सनल असेट्स इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, यस। और बिजनेस में ओनर्स जब देता है तो उसको कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। बैठ जाओ बेटा, अभी सुनो बस, अगले चैप्टर में इनको डिटेल से बताया जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। अभी मैं इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे आप रिलेट कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, जब जुड़ोगे ना इधर उधर तब सही पार बैठेंगे। क्लियर, आया समझ में, मतलब बच्चे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करती है बच्चे, इंफॉर्मेशन क्या यूजर्स को प्रोवाइड करती है, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से बिजनेस में एम्प्लॉयड किया गया, यूज किया गया, और उनका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस इनकर्ड किया, यस। और बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू किसकी, असेट्स की, और साथ में असेट्स का नेचर भी, साथ में असेट्स का नेचर भी, और लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी, और क्या बच्चे, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, जिसको आप कैपिटल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। आगे समझ में, देखो एक एक बुक में बात लिखी हुई है, सारी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये समझ लो तुम्हारी स्टार्टिंग हो रही है। अगर तुमने ऐसे ही पन्ने पलटे ना, जैसे स्कूल वाली मैम ने पलट दिए होंगे जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया हो गया हो गया, तो बेटा ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। रील लगानी किताब रख के, उसमें एक एक चीज लिखी है, उसका मतलब आना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड तो पता होना चाहिए कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। नेचर तो नेचर पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। 3 चैप्टर स्टार्टिंग के थ्योरी के हैं, मैं उन्हें बहुत टाइम लेता हूं, क्योंकि तुम्हारा बैच बनते बनते 15 दिन लग जाते हैं, तो 15 दिन तक ये 3 चैप्टर चलेंगे। तो इन 3 चैप्टर्स को इतने अपन डिटेल में क्यों करते हैं, क्योंकि इन 3 चैप्टर में मैंने मेहनत कर ली ना, तो आगे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम अपने आप भागते हो।
अपने आप समझते हो चीजों को, कैसे समझते हो, अपने आप। और इन तीन चैप्टर को स्किप कर दिया तो क्या होगा, आगे तुम रटोगे समझोगे नहीं, क्या करोगे, रटोगे समझोगे नहीं। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो रटोगे, रट्टा मारोगे, और न्यूमेरिकल कभी रट्टा मार के नहीं होते हैं, वो समझ के होते हैं। किससे होते हैं, समझ। इसलिए थ्योरी पे विशेष ध्यान देना, अकाउंटिंग थ्योरी बहुत जरूरी होती है। तुम्हारे आसपास कोई भी हो जो कॉमर्स से हो, एमकॉम किया हो, उसको अकाउंटिंग थ्योरी नहीं आती तो अकाउंटिंग भी नहीं आती। क्या नहीं आती, अकाउंटिंग भी नहीं आती। ठीक है, वास्तव में अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ाई नहीं आती, सीधा अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 पे खड़ा कर दिया था किसको, बच्चे को स्कूल में। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन की। समझते हो डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, मीनिंग जो होता है ना, उसको तुम अपने शब्दों में इधर उधर करके लिख सकते हो, लेकिन जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है उसको आप उसी तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से वो डेफिनेशन किसी के द्वारा दी गई है, यानी बताई गई है। उसी वर्डिंग में आपको क्या देना पड़ेगा, उस डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, अभी आएगा आपका टर्म 1 में, मंथली टेस्ट में क्या आएगा, डिफाइन अकाउंटिंग। क्या आएगा, डिफाइन अकाउंटिंग। तो समझ लो डिफाइन अकाउंटिंग। बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। बच्चे इंडिया में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं। अब तुम्हें यही नहीं पता तो तुमने कॉमर्स पता नहीं क्यों लिया। इंडिया में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, सीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये सीए एज अ प्रोफेशन आप कब काम कर सकते हो, एज अ प्रोफेशन कब काम कर सकते हो, सीए का प्रोफेशन में आप कब काम कर सकते हो, जब आपने आईसीएआई का जो कोर्स है सीए का वो पूरा कंप्लीट किया होगा विद ट्रेनिंग, तब आप क्या बोले जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कोर्स कौन कराता है, आईसीआई का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से अमेरिका में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बोलते हैं सीपीए। क्या बोलते हैं, सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिका में चार्टर अकाउंटेंट नहीं बोलते प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इंडिया से कर सकते हो ये वाला कोर्स आप। तो ये कौन कराता है बच्चे, ये कराता है बच्चे AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, तो बच्चे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा डिफाइन किया गया अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग को डिफाइन तो वही किया गया जो ऊपर अपन ने मीनिंग समझा ना, वही घुमा फिर आके वो क्या कर देंगे, फिर से वही बातें बता देंगे। अब मैं अपने शब्दों में लिखूं डेफिनेशन बना दूंगा ना, ऊपर नीचे से बना मिला के बनाऊंगा, कोई अलग थोड़ी बन जाएगी। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। क्या सर ने रील्स ही निकाल दी, पता ही नहीं चला। तुम्हें सब पता है अकाउंटिंग को क्या बोल रहे हैं, ये आर्ट है। आर्ट, आर्ट मीन्स क्या होता है, कला होता है, और कला मीन्स क्या होता है, आर्ट। बाहर अंग्रेज तुम सबके सब, क्या हो तुम लोग, अंग्रेज हो ना। आर्ट मीन्स क्या होता है, कला, और कला मीन्स क्या होता है, आर्ट। जबकि आर्ट का मतलब होता है हुनर। आर्ट मीन्स क्या होता है, एक हुनर जन्म से आता है आपके साथ। जैसे सचिन तेंदुलकर, पता नहीं 3-4 साल के तभी से बैट पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, बैट। यानी पिछले जन्म में बैटिंग करते हुए आए थे, क्या करते हुए आए थे, बैटिंग। भूले ही नहीं, उनकी मेमोरी में थी कि बैटिंग कैसे की जाती है। तो आके उन्हें 3 साल के हुए, उन्हें चौके छक्के मारने लगे वो। ठीक है, उनके पिताजी को दिख गए, बोलते नहीं है कूद के पैर कहाँ दिख जाते हैं, पालने में दिख जाते हैं। उनके पिताजी को दिख गए अपने बच्चे के पैर किसमें, पालने में। उन्हें बहुत जल्दी आभास हो गया कि ये बच्चा हमारा क्या बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। क्या बनेगा, क्रिकेटर। तो उनने उनको गुरुजी के पास पहुंचा दिया क्रिकेट। गुरुजी भी समझ गए ये तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, क्रिकेटर। गुरुजी ने बोला ये तो हमारा नाम मशहूर करेगा। क्या करेगा, गुरुजी ने भी थोड़ी बहुत मेहनत कर ली उसके साथ। वो तो जन्म से आए थे क्रिकेटर बन के। कैसे आए थे,
जैसे लता मंगेशकर जन्म से सिंगर है, जन्म से इतनी मीठी आवाज लेके आई, जब उनके मुंह से कुछ निकला, मम्मी निकली, पापा निकला, जो भी निकला इतना मधुर निकला, फिर पापा मम्मी खुश, उन्होंने बोला ये तो कुछ कमाल करेंगी, किसमें, सिंगिंग में। तो क्या बोलते हैं, हुनर, हुनर था ना उनके अंदर। एक आता है जन्म से, एक किससे आता है, और एक आता है मेहनत से। कैसे आता है, मेहनत से। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे मुझे शौक चढ़ा इस टाइम पे भी, मुझे गिटार सीखना है। क्या सीखना है, मैं गिटार खरीद लाया। कोई पैसा है तो मैं सबसे पहले क्या खरीद के लाऊंगा, गिटार। मैं गिटार खरीद लाया, मैं गया एक दुकान पे, मैंने देखा कितने का, उसने बोला 10,000 रुपए का। मैंने लाओ दो। और इससे अच्छा उसने बोला 15,000 रुपए का, और इससे अच्छा उसने कहा 25,000 रुपए का, और इससे अच्छा उसने 30,000 का। मैंने देखा 30,000 बजट है, मैंने मैम से पूछा ले लूं, उन्होंने बजाना तो आता नहीं है, क्या करूँ, मैंने ले लेता हूँ, सीख लूंगा। मैंने कैसे सीखोगे, यूट्यूब पे सीख लूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, पूरा तो कोई देता नहीं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने गिटार खरीद लिया। अब मैं घर पे आया, मैंने उसको तार थोड़ी इधर उल्हाए, आवाज मधुर सी निकली, लेकिन ऐसा लगा, घर वालों को नहीं लगा कि ये जन्म से गिटार बजा लेंगे। यानी जन्म से हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है क्या बजाने की, गिटार बजाने। अब मैंने क्या किया, मुझे तो सपना है मेरा कि मैं अच्छा गिटार बजाऊं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई गुरुजी को पकड़ा, मैंने बोला मुझे गिटार सिखाओ। उनने सिखाया मुझे, 1-2 दिन में मुझे थोड़ी बहुत चीजें बेसिक समझ में आई। फिर मैंने अभ्यास किया, अभ्यास किया, अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, तो क्या हुआ, मैं गिटार बजाने लगा, अच्छे से सीख गया गिटार को बजाना। यस, यानी ये मेरे अंदर क्या आ गई, हुनर आ गया। क्या आ गया मेरे अंदर, हुनर। कैसे आया, अभ्यास से। कैसे आया, क्योंकि जब अपन कोई काम बार बार करते हैं, जब अपन कोई काम बार बार करते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं उसमें, आपके अंदर उसका हुनर आ जाता है। क्या आ जाता है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। आपने कॉमर्स लिया, अगर कॉमर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाओ, कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हंसी और उड़ाएंगे, कॉमर्स ले लिया, क्या ले लिया। ठीक है, हमारे साथ के बच्चे भी थे, हमने तो उस जमाने में कॉमर्स लिया था जब कोई कॉमर्स लेता ही नहीं था। हमारे स्कूल में 5 बच्चे थे कॉमर्स के। ठीक है, एक टीचर थे, उनकी भी नौकरी लग गई तो वो भी चले गए थे, गवर्नमेंट जॉब लग गई, यूपी में चले गए वो। अब 5 बच्चे थे, उसमें से 3 चार्टर अकाउंटेंट है, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, एमजीएस कॉलेज में। मैं टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मतलब टीचर अलग चीज होती है, प्रोफेसर अलग होता है बच्चा। और साथ के थे बायो लिया था जिन्होंने, उसमें से बहुत सारे डॉक्टर बन गए। और जो किसी ने मैथ्स लिया था तो वो जेई एडवांस, उस टाइम एडवांस नहीं होता था, उस टाइम पे आईआईटी होता था, पीईटी होता था। तो वो अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो अच्छी नौकरी कर रहे करोड़ों की। एक हमारा दोस्त है अंकुर जैन, वो भी अच्छे करोड़ों की नौकरी कर रहा है। तो तब हम लोगों ने कॉमर्स लिया था, सब लोग हंसते थे। वो नहीं हंसते थे जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, जो सफल हो गए, वो नहीं हंसते थे। कौन हंसते थे, जो चप्पलें चटका रहे हैं अभी, क्या लेके, बायो और मैथ लेके। ना तो उन्हें फिजिक्स की पी समझ में आई, ना केमिस्ट्री की सी समझ में आई, और ना बायो की उन्हें बी समझ में आई। बस नाम के लिए उन्होंने भिड़ो अक्कड़ में क्या ले लिया, क्या ले लिया। और मुझे भी इंटरेस्ट अपना बहुत बाद में पता चला, मुझे इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। किसमें था, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मुझे भी इंटरेस्ट बाद में समझ पाया। अब कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में इंटरेस्ट आ गया, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लेता तो और ज्यादा कुछ अच्छा करता, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा किस में, एग्रीकल्चर में। मैंने अभी खेती खरीदी है, तुम बोलोगे सर खेती करोगे, बिल्कुल करूंगा खेती। इंटरेस्ट है ना, क्या होता है, इंटरेस्ट। तो जब तक तुम्हारा कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तब तक तुम कॉमर्स से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाओ इसके अंदर, नहीं तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। वो नहीं उड़ाएंगे जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, वो उड़ाएंगे जो चप्पल चटकाएंगे आगे चल के। अभी हंसी उड़ाएंगे, बाद में तुमसे मुंह छुपाएंगे, बाद में तुमसे क्या करेंगे, क्योंकि कॉमर्स वाला बच्चा कभी भी बेरोजगार नहीं होता। तुमने 11-12 ढंग से कर लिया, अकाउंटिंग सीख गए, किसी भी ऑफिस में जाकर अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग 11-12 में सिखा दी जाती है, पूरी अकाउंटिंग 11-12 में सिखा दी जाती है। तो तुम एज अ प्रोफेशन 12th के बाद ही क्या कर सकते हो, अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें वो अधिकार नहीं है जो चार्टर अकाउंटेंट को होंगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीए कोर्स करना पड़ेगा। क्या कोर्स करना पड़ेगा, सीए कोर्स। मेरी बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, सीए करना है। सबसे पहले आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट पैदा करना है अपना, दूसरे का नहीं, किसका, अपना। और दूसरी चीज समझने के लिए क्या चाहिए, कॉमन सेंस। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना कॉमन सेंस की हो।
कहीं तुम्हें लैब में जाना है प्रूव करने के लिए, ना तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ सामने समझना है क्या लिखा हुआ है। यही लैब है हमारी, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, यही लैब है, ठीक है। और डुअल प्रिंसिपल पे पढ़ रहे हैं तो डबल सर ही पढ़ा रहे हैं तुमको, एक यहाँ पे दिखाई देंगे तो कभी तो वहां पे भी दिखाई देंगे, ठीक है, जैसा देखोगे। तो मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला, AICPA ने बोला, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बोला कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग को तो बाद में करेंगे। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट है जिसमें आप उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट को, उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट को, चलो मैं हाईलाइट करता जाता हूं जिससे तुम्हें ध्यान रहेगा। अकाउंटिंग, अरे भाई, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, इज द आर्ट नहीं, अकाउंटिंग इज द आर्ट, यहीं पर रुक जाना, अकाउंटिंग इज द आर्ट। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं ना, कहां पे, बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट, इवेंट का मतलब इकोनॉमिक इवेंट, इवेंट का मतलब, और ट्रांजैक्शन का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब आगे लिखा भी हुआ है, इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी ये किस नेचर के होने चाहिए, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब जिनको आप मीजर कर सकें, किसमें, टर्म्स ऑफ मनी में, किसमें मीजर कर सकें, टर्म्स ऑफ मनी में, टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आर्ट है बच्चे, क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं ना, जो नेचर कौन सा रखते हैं, फाइनेंशियल, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ये सारा काम हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर से। ऐसा नहीं है कि चाहे कैसे कर लिया, सिग्निफिकेंट मैनर से करते हैं। कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर से करते हैं। और हम इन सबको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी में। किसमें एक्सप्रेस करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी में। और जो भी इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन सामने आती है उसको इंटरप्रिटिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंटरप्रिटिंग किसका करते हैं, रिजल्ट का। क्योंकि ये सब क्या बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिजल्ट। क्या बनाएंगे, रिजल्ट। तो रिजल्ट का क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन, यानी रिजल्ट को मीनिंगफुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मीनिंगफुल, जिससे कि सामने वाला समझ सके कि ये जो रिजल्ट है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। यस, क्लियर डेफिनेशन। अब भाई इंडिया में भी इंस्टीट्यूट है जिसको क्या बोलते हैं, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने भी डिफाइन किया अकाउंटिंग को, इन्होंने भी डिफाइन किया अकाउंटिंग को। तो कैसे डिफाइन किया अकाउंटिंग को, देखो बच्चे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, टीप लिया, कहां से, कहां से टीप लिया, अरे भाई ये डेफिनेशन पहले आई थी, कौन सी, ये डेफिनेशन बाद में आई। तो मालूम है अमेरिका महाशक्ति है, तो भाई उसकी शरण में काम करते रहोगे तो क्या होगा, जिंदा बने रहोगे, जिंदा ठोक ठाक के हेल्प कर देगा बाद में, जैसे अभी की ना, हर तरह से उजाड़ दिया किसको, हर तरह से उसने विस्फोट कर दिए, हर तरह की उसने तबाही मचा दी, और बाद में क्या कर दिया, समझौता कर दिया, बोला ठीक है हम राहत करते हैं इतने 1000 करोड़ रुपए देके, फिर से बना लेना बिल्डिंग, जब मन आएगा फिर पटक देंगे बम बम। महाशक्ति है भाई, क्या ये, तो इसकी शरण में रहना ही सही है। क्या है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी तो देता है आपको। पता है इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां जनरेट करता है, कौन देश करता है, अमेरिका आपके लिए। अमेरिकन कंपनीज हैं जो बेंगलोर पुणे वगैरह में है, और वहां पे काम कौन करते हैं, इंडियंस। कौन काम करते हैं, इंडियंस। विदेशी भी करते हैं, नेपाल के भी करते हैं, विदेश है नेपाल, वीजा नहीं लगता तो क्या मतलब है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स, इनेबलिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। इन्होंने नई चीज जोड़ दी, जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बनती है ना, वो किस लायक बनती है, उसके बेसिस पर हम क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसलिए अकाउंटिंग को आप लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज है, भाषा है, क्या ये, भाषा है किसकी, बिजनेस। बिजनेस में जो भी कुछ हुआ उसकी भाषा क्या है, अकाउंटिंग। उसकी भाषा क्या है, अकाउंटिंग। क्लियर।
आया समझ में? आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे एट्रीब्यूट्स। तो भाई इतना, ये आपकी बुक का पहला चैप्टर का पहला पेज कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? कंप्लीट। अच्छे से पढ़ लेना घर पे जाके 4-6 बार, ठीक है? सर ऐसा नहीं करेंगे हम, होशियार हो गए तो